अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारा इन इलास्टिक कुलयन के बारे में है। आज हम देखेंगे इन इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन केस। फिर हम उसमें प्रूफ भी देखेंगे कि आया काइनेटिक एनर्जी का लॉस का प्रूफ है। फिर हम देखेंगे इन इलास्टिक कुलयन इन टू डायमेंशन, उसके लिए भी डेरिवेशन करेंगे, उसकी इक्वेशन देखेंगे और समझेंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जनाबे वाला, पहली जो हमारे पास हेडिंग है वो है इन इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन। हमने कल भी देखा था कि आपके पास जो इन इलास्टिक कुलयन है उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अब याद रखिएगा, इलास्टिक कुलयन हो या इन इलास्टिक कुलयन हो, मोमेंटम दोनों सूरतों में कंजर्व रहेगा। यानी इलास्टिक इन इलास्टिक कोई सा भी केस आ जाए, मोमेंटम ने कंजर्व रहना है। मगर मगर काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व होगी। मतलब कि इलास्टिक में कंजर्व है और इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं है। यानी टक्कर खाने से पहले की काइनेटिक और टक्कर खाने के बाद की काइनेटिक बराबर नहीं होगी। अच्छा जी, हम कहते हैं लेट से हमारे पास पार्टिकल ऑफ मैसेज हैं जिसे हम बोल देते हैं m1 m2 और वो मूव कर रहे हैं वेलोसिटीज के साथ जो कि है v1 और v1i और v2i। ठीक होगी बात। अब मैं कंप्लीट इनइलास्टिक की बात करता हूं। तो कंप्लीट इनइलास्टिक का केस कौन सा होता है? जब टक्कर हो, टक्कर होने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक कर जाए आपस में और वो एक ही कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप फिग में देख सकते हैं कि आपके पास m1 भी जा रहा है, m2 भी जा रहा है, दोनों में टकराव हुआ, कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो डेट इज इन इलास्टिक केस। ओके, तो अब आपको इन इलास्टिक केस का एक समझ आ रही है कि हम उसको किस तौर पे देखते हैं। तो जनाब, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं तो आप कहोगे शुरू का मोमेंटम m1 v1i, बाद सेकंड ऑब्जेक्ट का m2 v2i, टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा m1 v1i प्लस m2 v2i और बराबर होगा टक्कर खाने के बाद। तो वो अब दोनों मैसेज इकट्ठे हो चुके हैं, स्टिक जो कर गए थे। तो आपने क्या किया कि भाई m1 प्लस m2 किया और टोटल फाइनल वेलोसिटी को vf का नाम दे दिया। तो इस सूरत में हमने ये इक्वेशन लिख दी कि m1 v1i प्लस m2 v2i ये बिफोर कोलिजन का मोमेंटम था और m1 प्लस m2 vf ये आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम था। तो जनाबे वाला, अब यहां से vf निकाला जा सकता है। m1 m2 दूसरी तरफ जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो ये डिवाइड जब करेगा तो ये पहले फैक्टर को भी करेगा, यानी m1 v1i को भी करेगा और m2 v2i को भी करेगा। तो दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। अगर आपके पास कौन सी कोलिजन आती है? इन इलास्टिक कोलिजन आती है। ठीक होगी बात। अब अगर मैं इसमें एक स्पेशल केस देखूं, वो क्या कि भाई आपके पास m2 जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है, यानी v2i कितना आपने लेना है? 0 लेना है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं v2i 0 कर देता हूं तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो रिमेनिंग फैक्टर सिर्फ क्या बचेगा आपके पास? m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1i, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया है। तो अब आपके पास ये एक स्पेशल केस है जिसमें टारगेट न्यूक्लियाई, टारगेट आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ठीक होगी बात। तो जनाबे वाला, अब आपके पास जितनी बड़ी वैल्यू m1 की होगी, इसका मतलब ये होगा उतना ज्यादा आपके पास और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा बनेगी। यानी वो दोनों का कॉम्बिनेशन उतना ज्यादा मूव करेगा। जितना m1 बड़ा होगा उतने ज्यादा लार्ज कॉम्बिनेशन मूव करेगा, यानी कॉम्बिनेशन मूव करेगा। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्टाइल देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये एक ही लाइन पे जा रहे हैं और आपके पास ये स्टिक करके टक्कर खाने के बाद तो हमने जो टक्कर मारने वाला है उसे प्रोजेक्टाइल कह दिया, जिसे टक्कर लगनी है उसे हमने टारगेट का नाम दे दिया। ओके, अब अगर हम कहें कि आपके पास जो v फाइनल वेलोसिटी है जो इनके कॉम्बिनेशन की बननी है वो हमेशा लेस होगी किससे? v1i से। क्यों? क्योंकि आप देखो ये नीचे वाला फैक्टर, ये आपका डिवाइडिंग फैक्टर बड़ा होगा। ऊपर तो सिर्फ m1 है और नीचे क्या है? m1 प्लस m2। तो इसका मतलब ये रेशियो हमेशा लेस देन 1 आएगी। तो इसका मतलब ये होगा v इज लेस देन v1i।
तो आपके पास ये एक चीज समझनी है कि इन इलास्टिक कोलिजन में जो कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज होता है उनकी वेलोसिटी वो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी से हमेशा कम होती है। तो ये चीज आपने समझी इस जगह से। अब हम प्रूफ देखेंगे कि आया काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है तो कैसे। अब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का जिक्र हम करेंगे जो कि इस इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन के बाद वो हमेशा लेस होगी किससे, बिफोर कोलिजन से। जैसे मैंने पहले कहा टक्कर खाने से पहले काइनेटिक ज्यादा होगी, टक्कर खाने के बाद काइनेटिक कम हो जाएगी। तो हम जो केस स्टडी करेंगे वो सारे का सारा किस एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी हम बिफोर में केस में देखेंगे और आफ्टर केस में देखेंगे। तो जनाब अब अगर आपके पास देखा जाए बिफोर कोलिजन तो M2 तो रेस्ट पे है, V2 जीरो है, इसका ना इसकी काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होने वाली, तो काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ प्रोजेक्टाइल के पास है, तो M1V1I होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गई आपके पास इन दैट केस बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन आपने देखा कि दोनों मैसेज आपस में जुड़ गए तो आपके पास M1 प्लस M2 टोटल मैस कंसीडर होगा। फाइनल वेलोसिटी को हम VF का नाम दे रहे हैं तो VF का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो हम जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इस केस में जब V2 रेस्ट पे था यानी जब V2 किस पे था, जीरो था, तो ये बनती है दैट इज फाइनल वेलोसिटी। तो क्या ये फाइनल वेलोसिटी इक्वेशन नंबर 2 क्या हम इस जगह प्लेस कर सकते हैं VF में, तो ये इक्वेशन हम VF की वैल्यू डाल दी जब V2I जीरो था। तो आपने जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी, रिमेनिंग फैक्टर क्या आ जाएगा 1/2 M1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 V1 स्क्वायर। ये आपने VF की वैल्यू डाली है जो इन टर्म ऑफ VI थी, तो यहाँ पे ये आ गया। अब आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी है, अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो हम इनकी रेशियो उठाते हैं। तो आप फाइनल ओवर इनिशियल करोगे तो ये कट कटा के आपके पास M1 ओवर M1 प्लस M2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगर हम कहें कि भाई फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा तो इसका मतलब चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल करेंगे तो आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम इस टूल से निकाल सकते हैं। ये KEI इस तरफ चला जाएगा जस्ट लाइक जैसे हमने यहाँ पे किया। तो ये इसी इक्वेशन से जो हमने रेशियो ली थी उससे हमने काइनेटिक एनर्जी फाइनल देखी इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल की जगह हम ये वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो अब आपके पास यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कॉमन ली जा सकती है, वो नीचे कट जाएगी तो रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा 1 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 से सॉल्व करते तो आपके पास आ जाता है M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो अब आप ये जो राइट साइड देख रहे हैं इस इक्वेशन की ये हमेशा लेस देन यूनिटी होगी क्योंकि नीचे वाला फैक्टर क्या है M1 प्लस M2 है। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो इन इलास्टिक केस में लेस होती है किससे, शुरू से। तो आपने देखा कि आपके पास जैसे आप इस केस में भी देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर आपका क्या है, आपका ये सारा फैक्टर ग्रेटर देन लेस देन 1 आएगा। तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस होगी किससे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो इस तरीके से हम इसका प्रूफ भी देखते हैं। फिर जनाब इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो अब 2 डायमेंशन का मतलब पहले तो हम प्योरली एक्स एक्सिस पे थे, अब हम दो एक्सिस के दरमियान में आ जाएंगे यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और इन इलास्टिक तो आप समझते हैं ऐसी कोलिजन होती है जिसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती, उसमें कुछ लॉस आता है। वो जो लॉस आता है जैसे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बॉडीज की बात करूं तो वो काइनेटिक एनर्जी जो कम हुई है वो किस में गई, वो कहां जाती है, वो वाइब्रेशनल एनर्जी बन जाती है किसकी, एटम्स की। वहां पे कौन सा इफेक्ट आता है, हीटिंग इफेक्ट। बॉडीज क्या हो जाती हैं, डिफॉर्म्ड। इसके अलावा साउंड आ जाती है। तो ये आपके पास वजह बनती है काइनेटिक एनर्जी के लॉस की कि शुरू की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन शिफ्ट हो जाता है अदर एनर्जीज के अंदर जिसकी वजह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो अब आप यहां पे देखें दो मैसेज हैं, M1 उसकी वेलोसिटी V1 है, M2 उसकी वेलोसिटी V2 है। ये एक पॉइंट की जानिब मूव कर रहे हैं, पॉइंट ए की जानिब। इस जगह जाके टक्कर होती है तो जनाब टक्कर होने के बाद ये स्टक कर जाते हैं और एक सम एंगल बनाते हुए जाते हैं
और कंबाइंड मैस इनका कैपिटल एम हो जाता है। और हम जानते हैं कैपिटल एम किसके बराबर आ जाएगा, m1 प्लस m2, और इनकी जो फाइनल वेलोसिटी vf हो जाएगी। तो जनाब हमने जैसे कहा कि हम दो पार्टिकल देख रहे हैं जो एक मूविंग टुवर्ड ईच अदर हैं और उनकी अपनी अपनी वेलोसिटीज है। जैसे आप यहाँ पे नजर आ रहा है कि v1 है और v2 है। तो हम कहेंगे कि ये आपके पास दोनों पार्टिकल एक थीटा बनाते हुए, लेट से एक थीटा वन है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल थीटा वन है और उनकी वेलोसिटीज है। फिर ये जब ये इनइलास्टिक कोलिजन हो जाती है तो इनका कंबाइंड मैस हो जाता है। तो आपके पास एम कैपिटल एम बराबर आ जाएगा m1 प्लस m2 और इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, vf हो जाती है। तो अब इसका मतलब हमें जो मोमेंटम चूंकि वेक्टर है तो हमें इसको कंजर्वेशन देखनी है, क्योंकि मोमेंटम तो हर हाल में कंजर्व होना है। तो आपने कहना है एक्स एक्सिस के कंजर्वेशन लगानी है। तो आप कहोगे कि एक्स एक्सिस का इनिशियल मोमेंटम और एक्स एक्सिस का फाइनल मोमेंटम बराबर होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, क्या आप यहाँ पे देख सकते हो m1 तो टोटली एक्स एक्सिस के ऊपर है और जा भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब रहा है। तो इसका मोमेंटम तो आसान है m1v1। तो क्या इस मोमेंटम के कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, कितने कंपोनेंट बनते, दो कंपोनेंट बनते। तो आपके पास इसका भी कंपोनेंट आ जाता है m2v2 cos थीटा, और वो भी डायरेक्टेड होता है किस जानिब, एक्स एक्सिस की जानिब भी डायरेक्टेड होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब। तो इसलिए मैंने दोनों पॉजिटिव लिए, m1v1 प्लस m2v2 cos थीटा 1। आप समझ सकते हैं कि ये टोटली पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है m1v1, और इसके कंपोनेंट बनेंगे तो एक कंपोनेंट आपके पास y कंपोनेंट आ जाएगा, एक x, और x वाला भी किस एक्सिस पे जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो दैट्स वाई कंसीडरिंग पॉजिटिव। और इसी तरीके से इस वाले मोमेंटम के भी कंपोनेंट बन जाएंगे। तो आप इसका भी कंपोनेंट जो बनाओगे कैपिटल एम वी एफ कॉस थीटा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे वो कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा होगा। तो जनाब ये आपका एक्स एक्सिस का मोमेंटम आ गया। आपने साबित लिखा यहाँ पे कि जो शुरू पे आपके टक्कर खाने से पहले का मोमेंटम था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वो बराबर है टक्कर खाने के बाद के मोमेंटम एक्स एक्सिस के लॉन्ग। फिर आपने देखना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। अब अगर आप वाई एक्सिस में देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाई एक्सिस का शुरू का मोमेंटम बराबर है वाई एक्सिस के बाद के मोमेंटम के। तो अब आप जरा यहाँ पे फिग में आ जाएं, m1 ये तो जा ही एक्स एक्सिस पे रहा है, इसका तो कोई भी y कंपोनेंट नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई y कंपोनेंट नहीं आएगा। जबकि m2 के कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट आपका y कंपोनेंट बनेगा, तो वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो m2v2 sin थीटा 1 आ जाएगा यहाँ से, m2v2 sin थीटा 1। और इसी तरीके से इसका भी y कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे, जब आप इस वाले वेक्टर के कंपोनेंट बनाओगे दैट इज mvf sin थीटा 2 आ जाएगा। तो आपने लिख दिया कि टक्कर खाने से पहले का y एक्सिस का मोमेंटम बराबर है टक्कर खाने के बाद के y एक्सिस के मोमेंटम के। फिर क्या जनाब, अब आपके पास कैपिटल एम किसको जाहिर कर रहा है, टोटल मास ऑफ कॉम्बिनेशन। जो दोनों मास मिल गए थे आपस में, जो कि कॉमन वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। अब कितनी इक्वेशन है आपके पास, दो इक्वेशंस हैं। तो हमारे पास अननोन पैरामीटर्स भी कितने हैं, दो ही हैं। वो अननोन पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए और थीटा 2 चाहिए। तो जनाबे वाला अब आपके पास क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे तो ये देखो m2v2, अगर आप इन्हें जब हम फर्दर इसकी कंडीशंस आती हैं तो ये 1 आ जाता है, क्योंकि साइंस कॉस के थीटा, साइंस के थीटा जब आप एड अप करोगे तो 1 के तौर पे आएगा, इसलिए थीटा 1 नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, थीटा 2 चाहिए, क्योंकि इसमें दो, इस साइड पे दो चीजें अननाउन है, एक vf अननाउन है और एक थीटा 2 अननाउन है आपके पास। ओके जनाब, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम इन इलास्टिक कोलिजन को इन टू डायमेंशन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ दो अननोन चाहिए। अलजेब्रिक इक्वेशन बनाई जाए, अलजेब्रिक तरीके से हम इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। हमने इन इलास्टिक कोलिजन देखी, हमने इन इलास्टिक कोलिजन को वन डायमेंशन केस के अंदर स्टडी किया, हमने उसके लिए एक इक्वेशन बनाई, हमने उसमें एक स्पेशल केस देखा जब टारगेट पार्टिकल रेस्ट पे होता है। फिर हमने प्रूफ देखा कि काइनेटिक एनर्जी लॉस का, तो हमें पता चला कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा कम होती है। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन को टू डायमेंशन के केस में देखा, हमें पता चला कि वहां पे सिर्फ दो इक्वेशंस बनती हैं, दो ही चीजें हमारी इक्वेशन में अननोन है जिसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बकिया वो सवाल जैसे देगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, उसके लिहाज से उसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जनाब
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है जनाब, आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।